दे दीजिए। गुड आफ्टरनून। हेलो शगुन, हेलो आरजू, सुरेंद्र, अमरदीप, हर्षिता, लक्ष्मी, बिल्कुल क्लियर है ऑडियो वीडियो। संदीप सोलंकी, मानसी, डन डन, क्या बात है। आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर नंबर 2 पर हम आ गए हैं। लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी जहां पर हमने बेसिक्स पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड बनाना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना सीखा था। कितने स्टूडेंट्स ने कल की क्लास को अच्छे से पढ़ा, मजे आ गए और खुद से स्ट्रक्चर्स बनाकर भी देखे। राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, उसके साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ी है, फर्स्ट कार्बन एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फेट जुड़ा है, फिफ्थ कार्बन फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, और 2 न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ी है 3,5 फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एक 5 प्राइम एंड होगा, एक 3 प्राइम एंड होगा। कितने लोगों ने ये कर लिया? मुझे जल्दी से यस या मी लिखकर भेजो एक बार। हो गया बेटा? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए आइए आज कहानी को आगे बढ़ाएंगे, बट उसके पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। नंबर ऑफ फॉस्फोईस्टर एंड फॉस्फोडाईस्टर। चलो फॉस्फोईस्टर तो छोड़ो, फॉस्फोईस्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पता करना, फॉस्फोईस्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन भी नहीं आता। अपन फॉस्फोडाईस्टर की बात करते हैं। मुझे पहले आपके आंसर्स चाहिए। क्या आंसर निकाला है? फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद के बिना कोई कहानी शुरू नहीं होगी। ले आओ, चेहरे पे स्माइल, खुश हो जाओ, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। 98, 198, 98, 198। देखो भाई, दो ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो 98 बोल रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, या 198। आओ देखिए जरा, ए करेक्ट है या बी करेक्ट है, या दोनों ही गलत है, नन ऑफ द अबव है। स्टूडेंट्स 100 बेस पेयर लॉन्ग है, बेस पेयर। इससे आपको समझना पड़ेगा कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी एक स्ट्रैंड पर 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपस में जुड़ी हुई, और एक और स्ट्रैंड है उस पर भी 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 1 फॉस्फोडाईस्टर होता है, तो 100 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 99 फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड्स होंगे। पर बेटा यहां पर 99 है, तो यहां पर भी तो 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनके बीच में भी तो 99 फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि बेस पेयर दे रखा है। यानी टोटल 99 प्लस 99 यानी 198 होंगे। तो 98 जिन्होंने निकाला है, मुझे पता नहीं कैसे निकाला, 99 निकालते तो भी मैं समझती कि चलो 100 है तो 99 उन्होंने 1 स्ट्रैंड ही काउंट किया है। 98 आपने कहां से निकाला वो आप जाने और ईश्वर जाने। चलिए ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी कितने लोगों ने रीड करके मार्क कर ली, बताओ जरा। नोट्स अच्छे से पढ़े, समझ लिया, स्ट्रक्चर्स बनाए और एनसीईआरटी भी मार्क करी, बताइए। 2 मिनट। नाइनटी 98 कैसे निकाला यार? कमाल हो आप लोग, 98 कैसे आ सकता है? मैं खुद ही हैरान हूं। 99 करते तो समझ भी आता है ना। करा? अरे वाह, कितने सारे मी और थम्स अप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। एक एक वर्ड अंडरस्टैंड हो गया, एक एक वर्ड समझ आया बेटा। हाँ, n-2 से भी कर सकते हो, बिल्कुल। 100 बेसिकली 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं,
100 बेस पेयर का मतलब 100 प्लस 100 200, तो 200 माइनस 2 यानी 198, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर ने एनसीईआरटी रीड कर ली है, जो नहीं कर पाए हैं बेटा कोई बात नहीं है, संडे कर लेना, बट संडे से लेट मत करना, उस वीक का उसी वीक में वाइंड अप करना है, ये ध्यान रखना। लास्ट लेक्चर रिवाइज करना है, आज की क्लास अच्छे से कंप्लीट करनी है। और अगर एनसीईआरटी करने का टाइम नहीं मिल पा रहा किसी को, कोई बात नहीं है बेटा, क्लास अच्छे से पढ़ लेना, और संडे तक हर हाल में, रात को जब संडे को सोएंगे उसके पहले जरूर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर सेम डे नहीं कर पा रहे हो, पहली प्रायोरिटी तो सेम डे करना है ही। तो हमने न्यूक्लियोटाइड की बात समझ ली, हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना सीख लिया। अब आइए हम बात करते हैं एक्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसका डबल हेलिक्स मॉडल होता है। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने जब डबल हेलिक्स मॉडल दिया था तो बिल्कुल इसी तरह पूरी दुनिया का सर चकरा गया था। पूरी दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसा होता होगा, और वो हमें बताया वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी स्टूडेंट्स कि इसके लिए 9 इयर्स लेटर, 9 साल बाद यानी 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स कभी पढ़ा हो, लेजेंड में पढ़ा दिया आई थिंक, और अल्फा में अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो प्रोटीन का सीधा सीधा जो होता है उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो घुमा हुआ होता है उसे सेकेंडरी कहते हैं, फिर जो 3 डायमेंशनल हो जाता है उसे टर्शरी कहते हैं। ये ऐसे घुमा हुआ होगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी। इतना डिटेल भले ही ना पूछे। यानी अब हम बात करेंगे एक्चुअली डीएनए के स्ट्रक्चर की। हेडिंग डालिए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। और डीएनए कैसा है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जिसे डीएस का फुल फॉर्म नहीं आता हो वो मुझसे बिल्कुल मत पूछना। डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, आप वॉटसन एंड क्रिक भी याद रख सकते हो। होपफुली वो जेम्स वॉटसन, टेम्स वॉटसन, थेम्स वॉटसन, मेम्स वॉटसन ऐसे ऑप्शंस नहीं देंगे, होपफुली। सो बाय, गिवन बाय। मैं एक बार पूरा नाम लिख रही हूं, वैसे वॉटसन एंड क्रिक आप याद रख सकते हो। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, यह आपकी उसी डायरी में चला जाना चाहिए इन 1953, जहां पर आप साइंटिस्ट और इंपॉर्टेंट ईयर्स लिखते हैं। बेटा एनसीईआरटी में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉटसन एंड क्रिक, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, 1953। बेस्ड ऑन बहुत ध्यान से सुनो, 2 साइंटिस्ट हुए थे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इनके पहले उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज की थी, और वो भी डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे। वो पूरा तो नहीं बता पाए थे, लेकिन उन्होंने इतना बता दिया था कि डीएनए स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है। उसके पहले डीएनए ऐसे बनाते थे सीधा, उन्होंने कहा था डीएनए ऐसा नहीं है, डीएनए ऐसे घुमा हुआ है, हेलिक्स है। एक तो ये बताया था। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि डीएनए के अंदर हर 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद कुछ है जो रिपीट होता है। वो नहीं बता पाए थे क्या है जो रिपीट होता है, वो बाद में वॉटसन एंड क्रिक ने बताया, हम अभी देखेंगे। बट उन्होंने बता दिया था कि एवरी 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद एक पीरियोडिसिटी है, यानी समथिंग इज रिपीटिंग। ये बात विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने बता दी थी, जिसका यूज करा वॉटसन एंड क्रिक ने, और दिमाग लगाकर डीएनए के स्ट्रक्चर को डिकोड किया। सो मॉरिस विल्किंस एंड आर फ्रैंकलिन का एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन तक इंपॉर्टेंट है, बाय मॉरिस विल्किंस। आप विल्किंस याद रख लेना, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, आर फ्रैंकलिन।
मैं फिर कह रही हूं, स्ट्रक्चर तो वॉटसन एंड क्रिक ने ही बताया है, पर इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा का यूज किया था। इन्होंने कहा था डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, डीएनए इज इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, यानी घूमा हुआ स्ट्रक्चर है, जैसे एक स्टेयरकेस होती है, सीढ़ी होती है घूमने वाली, और 3.4 एंगस्ट्रॉम पर पीरियोडिसिटी है, समथिंग इज रिपीटिंग, बार 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 कुछ है जो रिपीट हो रहा है। एक तो ये नॉलेज इनके पास थी, हेलिक्स है और 3.4 पर पीरियोडिसिटी है। लिखो एक बार, लिखो, हो जाए तो डन कर देना मुझे एक बार बेटा, डन। बैठे मत रहो, मस्ती मत मारो, डन लिखो अगर हो गया तो। चल, और दूसरा दूसरा एक साइंटिस्ट हुए बेटा एरविन चारगाफ, इनके पहले एरविन चारगाफ, उनका भी एक रूल है, उनकी भी कुछ नॉलेज है जो वॉटसन एंड क्रिक ने यूज करी, तब उन्हें समझ आया एक्चुअली डीएनए कैसा होगा। देखो इन्होंने क्या कहा था, बहुत सिंपल है। इन्होंने कहा था कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जितनी प्यूरीन्स हैं उतनी पिरामिडीन्स हैं। बेटा तब तक डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं डिस्कवर हुआ है, नहीं हुआ है, पर इन्होंने पहले ही बोल दिया जितनी प्यूरीन है उतनी पिरामिडीन्स है। मतलब जितनी ए और जी मिलाकर हैं उतनी ही टी और सी वाली न्यूक्लियोटाइड्स होंगी। बेटा आज हम जानते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर वन स्ट्रैंड पर ए है तो दूसरे पे टी आएगा, अगर यहां टी है तो ए आएगा, सी है तो जी आएगा, जी है तो सी आएगा, यानी जितने ची उतने सी, जितने ए उतने टी, यानी टोटल जितनी प्यूरीन्स उतनी पिरामिडीन्स। आज हम ये बात बिल्कुल समझते हैं। अगर मैं रेशियो निकालूं इसका तो ये आ जाएगा 1। ये चारगाफ जी ने कहा था। बेटा इसी से तो इनकी घंटी बजी थी कि जरूर 2 स्ट्रैंड्स होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, इसीलिए तो जितनी प्यूरीन्स होंगी उतनी पिरामिडीन्स होंगी। पर यह बात पहले ही बता दी थी चारगाफ जी ने। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज हम जानते हैं ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती है और सी जी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती है। ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हम दोबारा भी लिखेंगे अभी, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी जो बेस की पेयरिंग होती है दोनों स्ट्रैंड्स पर वो फिक्स्ड है, स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि ए जी के साथ जुड़ जाए, सी टी के साथ जुड़ जाए, ना। और कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक प्यूरीन पिरामिडीन के साथ जुड़ रही है। यहां भी देखो प्यूरीन पिरामिडीन के साथ अटैच हो रहा है, एक प्यूरीन है और एक पिरामिडीन है। यानी चारगाफ रूल क्यों एप्लीकेबल है? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 1 प्यूरीन और 1 पिरामिडीन है, और उसमें भी फिक्स है, स्पेसिफिक है। कौन सी? विच प्यूरीन विल बाइंड विथ विच पिरामिडीन, कॉम्प्लीमेंट्री एंड फिक्स्ड स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। इसी के कारण जितनी प्यूरीन उतनी पिरामिडीन्स होंगी, और इसी के कारण प्यूरीन अपॉन पिरामिडीन का रेशियो 1 होगा। कितने स्टूडेंट्स को यह बात अच्छे से समझ में आ गई? जरा मुझे थम्स अप दे दो। आ गई समझ में? जितना ए होंगे उतने टी होंगे, जितने जी होंगे उतने सी होंगे, यानी टोटल जितने भी ए हैं, अगर 10 ए हैं तो 10 टी हैं, अगर 20 जी हैं तो 20 सी हैं, यानी टोटल ए प्लस जी 30 हो गए, सी प्लस टी भी 30 हो गए। 30 अपॉन 30 1 हो गया। कितनी सिंपल मैथ्स है बेटा। तो चारगाफ जी और विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इन दोनों के नॉलेज को यूज करके वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया था, जो अभी हम पढ़ेंगे।
9 years लेटर यानी 9 साल बाद, इन 1962, अब ये भी एनसीईआरटी का डेटा है, गॉट नोबेल प्राइज। अब नोबेल प्राइज किस किस को मिला भाई? वॉटसन एंड क्रिक को तो मिला ही, बिल्कुल मिला, वॉटसन को, क्रिक को, साथ में विल्किंस जी को भी मिला, विल्किंस। स्टूडेंट्स, फ्रैंकलिन को नहीं दिया, ऐसा क्यों भाई? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा तो विल्किंस और फ्रैंकलिन दोनों ने दिया था, तो फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला भाई? ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? एनी आइडिया? अंजलि, बटरफ्लाई क्लियर क्या होता है बेटा? तितली की तरह साफ, पहली बार सुना। मक्खन क्लियर सुना है, क्रिस्टल क्लियर तो खैर मैं भी बहुत बोलती हूँ, क्रिस्टल क्लियर मेरा तकिया कलाम है। हाँ, प्रेमचंद ने बिल्कुल सही बताया, एक्चुअली फ्रैंकलिन जी की डेथ हो गई थी और उस टाइम तक मरणोपरांत, आफ्टर डेथ यानी पॉस्ट्यूमसली नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। अब तो खैर डेथ के बाद भी नोबेल प्राइज मिलते हैं। चलो एक न्यू पेज ले लो, एक न्यू पेज ले लो या एक डबल पेज ले लो। एक पेज पे हम डायग्राम बनाएंगे और उसके बगल वाले, साइड वाले पेज पर हम डिटेल लिखेंगे। इन्होंने ये बताया, देखो इमेजिन करो मस्त तरीके से, आपने वो घुमावदार सीढ़ी देखी, रोटेटिंग स्टेयरकेस। एक तो सीधी सीधी स्टेयरकेस है सीढ़ी, एक ऐसी घुमावदार होती है, बचपन में बड़े मजे आते थे, ऐसा लगता था चक्कर भी आ जाएंगे। बेटा उसमें क्या होता है, उसमें रेलिंग जो होती है, रेलिंग इमेजिन करो, रेलिंग, एक रेलिंग दूसरी रेलिंग, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ठीक है। अब ये रेलिंग ऐसे जाती है, एक्चुअली रेलिंग कभी क्रॉस नहीं करती, ऐसे रेलिंग आपस में टकराती थोड़ी है, क्रॉस थोड़ी करती है, रेलिंग ऐसे चलती रहती है पैरेलल, ऐसे ऐसे चलती रहती है पैरेलल, ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ही तो होता है। तो एक्चुअली जो हम डीएनए ऐसा बना देते हैं ना, ऐसा, ये गलत है, क्योंकि ये डीएनए कभी ऐसे क्रॉस नहीं करता है। एक्चुअली थोड़ा सा 3D लुक बनाना चाहिए, हम एक हल्का सा बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक स्ट्रैंड है, सपोज ये एक स्ट्रैंड है, यहां मान लो 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, यहां फॉस्फेट फ्री होगा, एक और न्यूक्लियोटाइड ऊपर लग सकता है, या OH एंड फ्री होगा 3 प्राइम। तो जो सेकेंड स्ट्रैंड है बेटा, वो एक्चुअली उस रेलिंग की तरह चलेगा, उस रेलिंग की तरह, सेकेंड वाली रेलिंग की तरह, यानी इसके पैरेलल है वो, इसके पैरेलल। बट पैरेलल ना बोलकर एंटी पैरेलल होगा, जो कल आपको बना के दिखाया था। यानी वन स्ट्रैंड में 5 प्राइम ऊपर 3 प्राइम नीचे है, तो दूसरे में 3 प्राइम ऊपर और 5 प्राइम नीचे होगा, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होंगी। तो आप नेक्स्ट पेज पर, बगल वाले पेज पे फर्स्ट पॉइंट लिखना कि डीएनए जो है इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, 2 चेन्स का बना है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। अब इसके अंदर बेटा ऐसा इमेजिन करो कि होगा क्या, देखो ये शुगर है, सेंटर में शुगर है, मान लो ये शुगर है, शुगर के यहां फॉस्फेट जुड़ा है 5th प्राइम पर, 5th कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा है, और शुगर के फर्स्ट कार्बन से बेस जुड़ी है, मान लो TACGC, मान लो। ऐसे ही सेम यहां पर भी, ये सेंटर में शुगर है, यहां फॉस्फेट है 5th कार्बन पे, और फर्स्ट कार्बन पर बेस है, और बेस बेटा कॉम्प्लीमेंट्री है, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, यानी, और ये जो है ये आपस में 82 हाइड्रोजन बॉन्ड से और Cg3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट है। यानी अगर आप गौर से देखो तो जो रेलिंग बन रही है, बैकबोन, वो क्या है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, इसकी तो रेलिंग है। और जो सीढ़ी है, सीढ़ी
ये तो रेलिंग हो गई, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। और जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, वो बेस पेयर है, बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर। बेसिस अंदर की तरफ हैं। देखो ये ऐसा भी तो हो सकता था कि फॉस्फेट अंदर होता और इधर की बेस यहां होती, और यहां पर फॉस्फेट अंदर होता और इधर की बेस यहां होती, टी। पर बेटा ऐसा हो नहीं सकता, वरना बेस पेयरिंग कैसे होगी? तो बेसिस अंदर की तरफ हैं, और बैकबोन जो बनी है, रेलिंग जो बनी है, वो शुगर फॉस्फेट से बनी है। आया समझ में? तो बैकबोन जो है, इसकी बैकबोन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन, वो है शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। और बेसिस अंदर की तरफ है, बेसिस प्रोजेक्ट इनवर्ड्स। बेटा तभी तो बेस पेयरिंग होगी। अगर बेसिस आउटवर्ड होती तो फिर आपस में कैसे ज्वाइन करती? तो बेसिस इनवर्ड है और बैकबोन शुगर फॉस्फेट है, बैकबोन। और ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब कल क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं कि वन स्ट्रैंड में अगर ऊपर 5 प्राइम है तो सेकेंड स्ट्रैंड में नीचे 5 प्राइम होगा। यानी वन स्ट्रैंड 5 to 3 है, तो जो सेकेंड वाला स्ट्रैंड है, अदर स्ट्रैंड, उसमें उल्टी गंगा बहेगी, उसमें 3 ऊपर और 5 नीचे होगा। बैकबोन है फॉस्फेट शुगर की, बेसिस अंदर की तरफ है, मिलकर बेस पेयर बनाएंगी। यानी थर्ड पॉइंट है कि बेस पेयरिंग होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी एंड स्पेसिफिक होगी। फिक्स्ड है, कौन सी बेस किसके साथ जुड़ेगी ये फिक्स्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्पेसिफिक बेस पेयरिंग टू फॉर्म बेस पेयर, तभी तो बेस पेयर बनेगा, बेस पेयर बनेगा। फिक्स है यहां पर कि ए टी के साथ जुड़ेगी और जी सी के साथ जुड़ेगी, ये फिक्स है, फिक्स फिक्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड की बेसिस जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी है। ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। या ये कहो टू स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। सो बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स, bases in two strands are joined by hydrogen bonds, hydrogen bonds to form base pair, of course, to form base pair। तो टू स्ट्रैंड्स आपस में या बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी है। ऑफ कोर्स यहां पर फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड होगा, इसका फॉस्फेट इसके शुगर के साथ, ये बेटा फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड्स बन रहे होंगे। उसकी डिटेल में अपन अभी नहीं जा रहे हैं, कल बना के सीख चुके हैं। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर टू न्यूक्लियोटाइड्स आपस में 3,5 फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़ी हैं, बट टू स्ट्रैंड्स या बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हैं। ठीक है, यहां तक लिखा सबने? अब एक बात उन्होंने और बताई कि वो जो ये उन्होंने चारगाफ रूल से समझा था, एरविन चारगाफ के रूल से उन्हें ये समझ में आया था। अब विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जो कहा था कि ये हेलिक्स है, उन्होंने बताया कि जो हमारा नॉर्मल डीएनए है वो राइट हैंडेड घूमता है। बेटा एक जेड डीएनए भी होता है जो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग करता है, बाकी ए बी सी डी सारे डीएनए राइट कॉइलिंग करते हैं। अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, अपने अंदर बी डीएनए होता है तो अपन वही मानेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो डीएनए कॉइल्स इन
DNA coils in right-handed helix, सीधे हाथ की तरफ ऐसे घूमता है, राइट हैंडेड हेलिक्स। ये राइट हैंडेड इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंडेड कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब एक बात और उन्होंने देखी, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो मैं फर्स्ट स्टेयर केस पे खड़ी हूं, फर्स्ट सीढ़ी पर खड़ी हूं, मैं इधर आ जाती हूं फर्स्ट सीढ़ी पे। ये स्टेयर केस ऐसे घूम रहा है। मुझे अगर पूरा 1 टर्न देखना है 360 डिग्री, यानी वो सीढ़ी, भाई पहली सीढ़ी यहां है, दूसरी सीढ़ी कुछ एंगल पर होगी, फिर कुछ एंगल पर होगी, करते करते मेरे सर के ठीक ऊपर जो सीढ़ी आएगी, मतलब पूरा 1 राउंड हो गया है, मतलब 1 सर्कल, मतलब 360 डिग्री घूम गया है। उन्होंने देखा कि जब डीएनए घूमता है और पूरा 1 राउंड कंप्लीट करता है, यानी 360 डिग्री, तो इस बीच में 10 सीढ़ियां, 10 बेस पेयर आते हैं। जैसे बैट्समैन और बॉलर के बीच में पिच होती है, ऐसे ही फर्स्ट स्टेयरकेस और पूरा 1 राउंड जब कंप्लीट हुआ, इसके डिस्टेंस को पिच कहेंगे, पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिक्स। यानी नेक्स्ट पॉइंट है पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच का मतलब है बेटा, जब पूरा 1 कंप्लीट राउंड हुआ है, 1 कंप्लीट टर्न हुआ है, पूरा 360 डिग्री डीएनए घूमा है, तो कितनी लंबाई है उसकी, कितनी लंबाई है, लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए, कंप्लीट टर्न यानी 360 डिग्री टर्न ऑफ डीएनए। उन्होंने ये देखा कि ये जो लंबाई है ये 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर है। ये साइंटिस्ट ने मेजर करा, जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने। 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर है। उन्होंने ये भी देखा कि इसमें 10 बेस पेयर आ रहे हैं, यानी ऐसा लिख देती हूं, कंटेन्स 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर आते हैं 1 कंप्लीट टर्न के अंदर। इसका मतलब बेटा अगर 10 बेस पेयर के बीच में 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, जो बगल बगल वाले 2 बेस पेयर्स हैं, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो बहुत आसान है, 34 डिवाइडेड बाय 10 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। बेटा यही वो चीज है जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने कहा था कि एवरी 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद कुछ रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? बेस पेयर रिपीट हो रहा है। एक बेस पेयर, फिर अगला बेस पेयर, नेक्स्ट बेस पेयर, नेक्स्ट बेस पेयर, सबके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस, तो जो 10वां 10th बेस पेयर आएगा वो 34 एंगस्ट्रॉम दूर होगा, पूरा कंप्लीट टर्न हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना भाई, यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना। आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 to the power -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर होता है, नैनो मतलब 10 to the power -9 मीटर। ये आना चाहिए, बेसिक फिजिक्स है। क्या कोई बताएगा कि हर स्टेयरकेस, हर बेस पेयर कितने डिग्री के एंगल पर है एक दूसरे से? एंगल की बात कर रही हूं, कितना डिग्री का एंगल है, कोई बताएगा? कितने डिग्री का एंगल है, बताओ। एंगल 36 डिग्री, एक बेस पेयर, फिर 36 डिग्री पर दूसरा, फिर 36 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री, तभी तो 10 में हो जाएगा 360 डिग्री। उन्होंने डायमीटर भी देखा, मतलब ये चौड़ाई, तो ये डायमीटर था 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर था बेटा
2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। लिखिए। अब एक बात और समझो, इस डायग्राम में पिच किसे कहेंगे? देखो बेटा, ये थोड़ा छोटा अगर आप देखो गड्ढा हो रहा है, पर इस गड्ढे को देखो, ये कितना लंबा गड्ढा हो रहा है। बेटा ऑल्टरनेट होता है, एक छोटा गड्ढा फिर एक लंबा गड्ढा, फिर एक छोटा गड्ढा फिर एक लंबा गड्ढा, इन्हें बोलते हैं माइनर ग्रूव। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ऑल्टरनेट होंगे, और इसे कहते हैं मेजर ग्रूव या डीप ग्रूव। 2 माइनर ग्रूव के बीच में पिच है या 2 मेजर ग्रूव के बीच में पिच है, यानी पिच जो है ये है बेटा, यहां से लेके यहां तक ये पिच है। पिच 5 इसमें होंगे, 1 2 3 4 5, 5 इधर होंगे, 10 हो गए। ये पूरा 360 डिग्री का टर्न है, 1 माइनर से नेक्स्ट माइनर के बीच या 1 मेजर से नेक्स्ट मेजर के बीच, ये पिच होता है। आपको याद है मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया था कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और वो हिस्टोन प्रोटीन जो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है उसके आसपास में लपेटता है। बेटा वो जो हिस्टोन है ना वो यहां घुसता है, मेजर ग्रूव, यहां पर हिस्टोन का वो जो ऑक्टामर था वो यहां बाइंड करता है। हालांकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया, नहीं भी याद रखोगे चलेगा, चलेगा। 2 माइनर ग्रूव के बीच का डिस्टेंस पिच है या 2 मेजर ग्रूव के बीच का डिस्टेंस पिच है? हाँ, फिर न्यूक्लियोसोम बना था, बिल्कुल। अब लिख लिया इतना सबने, डन है। अब एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो नेचर ने क्या बनाया है। नेचर ने हर जगह पे जो बेस पेयरिंग की है, एक प्यूरिन और एक पिरामिडीन के बीच में की है। प्यूरिन डबल रिंग होगी, पिरामिडीन सिंगल रिंग होगी, उससे एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस आया है। भाई मान लो अगर ए और जी ज्वाइन करते तो 2 रिंग 4 रिंग इतना चौड़ा हो जाता, और टी और सी करते तो 1 और 1 रिंग, दोनों पिरामिडीन है तो 2 रिंग यानी इतना डिस्टेंस होता। तो डीएनए से आड़ा टेढ़ा हो जाता, लेकिन डीएनए का यूनिफॉर्म डायमीटर है। यहां ए है तो यहां टी है, यहां टी है तो यहां ए है, कुल मिलाकर 2 रिंग और 1 रिंग, 3 रिंग और बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, यूनिफॉर्म डिस्टेंस है। और उसके कारण डीएनए को स्टेबिलिटी मिलती है। कितने लोगों को यह बात सही लगती है कि बिल्कुल सही बात है? कितने लोगों को लगता है? सो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए is conferred by या is given by, is provided by A, complementary base pairing। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये जो एक पिरामिडीन और एक प्यूरीन है, दिस जेनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स, यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स। नेचुरली अगर किसी चीज का डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, डायमीटर यूनिफॉर्म है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, सीधी सी बात है। साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड से भी और स्टेबिलिटी मिल गई, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो भी स्टेबिलिटी दे रहे हैं। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बेस पेयर है एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक। भाई कपड़ों को आपने तरीके से जमा कर रखा है तो वो ज्यादा स्टेबल है, बजाय ऐसे ही फेंक रखा है। तो स्टेबिलिटी का एक रीजन और है, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर अदर इन डबल हेलिक्स।
बेटा बहुत इजी, अगर हमने सारे पॉइंट समझ लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, रटने का काम नहीं है। प्रॉपर अरेंजमेंट है, एक प्यूरिन एक पिरामिडिन, साथ में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब के कारण डीएनए काफी स्टेबल है। आरएनए बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है मोस्टली, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे, बेस पेयरिंग नहीं होगी, ऐसे स्टैकिंग नहीं होगी, साथ में यूरेसिल है, साथ में राइबोज शुगर में सेकंड कार्बन पर OH है, ये सब उसे मोर रिएक्टिव बनाएगा, इसीलिए वो लेस स्टेबल होता है। हमने क्या बात की, हमने बात की कि डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, बैकबोन शुगर फॉस्फेट है, बेसेस अंदर की तरफ हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं, बेस पेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड से, कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्पेसिफिक है, AT/2 हाइड्रोजन बॉन्ड, GC/3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके कारण से एक प्यूरिन एक पिरामिडिन यानी यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जो स्टेबिलिटी देता है, प्लस 1 बेस पेयर स्टैकिंग ओवर द अदर भी स्टेबिलिटी देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी स्टेबिलिटी देते हैं, राइट हैंडेड घूमा हुआ है, 360 डिग्री के कंप्लीट टर्न के अंदर 10 बेस पेयर आते हैं, ईच बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, यानी टोटल लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न यानी पिच है 34 एंगस्ट्रॉम, और डायमीटर भी यूनिफॉर्म डायमीटर है 2 नैनोमीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको डीएनए में 1 स्ट्रैंड पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बता दूं, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो सेकेंड स्ट्रैंड है उस पर न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस होगा, यस या नो? व्हाट डू यू थिंक, क्या बोलते हो आप लोग? आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, बताओ जरा मुझे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा if we know sequence of nucleotides on one strand, क्या आप बता सकते हो सेकेंड का क्या होगा? then the sequence on other strand, then the sequence of nucleotides on other strand, बोलिए। यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्पेसिफिक बेस पेयरिंग के कारण कैन बी प्रिडिक्टेड, यस, एंड व्हाई? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, हमें पता है कि कौन सा बेस किसके साथ जुड़ता है, बिल्कुल पता है, कैन बी प्रिडिक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक स्ट्रैंड है 523 और इस पर ATCGGCTA है, तो कोई भी बच्चा साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, वो बता देगा कि ये एंटी पैरेलल है, यहां A है तो T है तो A, C है तो G है तो CGAT होगा। यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, कोई भी बता देगा। डीएनए पॉलीमरेज भी तो यही करता है, मैं आगे सिखाऊंगी। 1 स्ट्रैंड को पढ़ता जाएगा, रीड करता जाएगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्पेसिफिक बेस लेकर आता जाएगा। बेस मतलब पूरी न्यूक्लियोटाइड लाई जाएगी। स्टूडेंट्स इसे कहते हैं, इस बात को कहते हैं हॉलमार्क ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। ये हॉलमार्क है डीएनए का, और किसी कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आरएनए, किसी में ऐसा नहीं होता। यहां पर ये इसका हॉलमार्क फीचर है, हॉलमार्क लिख लीजिए। क्लास में याद हो रहा है सबको? ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्पेसिफिक बेस पेयरिंग वाली बात है बेटा, ये इन्होंने चारगाव जी से सीखी, और डबल हेलिक्स एंड साथ में 3.4 के बाद कुछ रिपीट होता है, वो बेस पेयर है। ये दिमाग जो उनको मिला वो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन जी का मिला। छोटी सी ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, अगर हेल्प करें।
विल्किंस फ्रैंकलिन जी ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था, चारगाव जी ने प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडीन बताया था, और फाइनली जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, स्ट्रक्चर, वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे। ट्रिक की वैसे कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही याद कर सकते हो। चलो, अब आइए मुझे आपको एक डायग्राम दिखाना है। ये मैंने पूरा एक एक वर्ड आपको क्लास में लिखवा दिया है, एक एक वर्ड। अब आप खुद पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हमने सब कुछ लिख लिया है बेटा। ये डायग्राम, इस पर आ जाओ। लास्ट क्लास में हमने 5.1 फिगर देखा था, जहां पर केवल एक चेन बनी थी, तो मैंने आपको फ्री 5 और फ्री 3 दिखाया था। अब हम सेकेंड डायग्राम देख रहे हैं, जहां पे डीएनए बना दिया है डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। यहां पर 5 यानी फॉस्फेट फ्री है और यहां पर 3 OH फ्री है। पर दूसरे वाले में देखो, मिरर इमेज बनाए, इधर 5 फ्री है और इधर 3 फ्री है। ये मैंने आपको कल बना के दिखाया था। यहां इस तरह से शुगर है, यहां ऑक्सीजन है, यहां इस तरह से शुगर है, यहां ऑक्सीजन है। फर्स्ट कार्बन यहां भी बेस से जुड़ा है, फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट से जुड़ा है। ये मैंने आपको क्लास में बना के दिखाया था। जहां पे C है वहां G है, G है, C है, T है, A है, A है, T है। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एंटी पैरेलल सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट, बेसेस अंदर की तरफ हैं और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर हो गया एवरीबडी? चलो, ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम। एडेनाइन थाइमीन के साथ जुड़ेगी, ग्वेनाइन साइटोसिन के साथ जुड़ेगी। येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज और रेड इन्होंने कॉम्बो लिया है। देखो इस तरह से, ये बेटा माइनर ग्रूव, इधर मेजर ग्रूव है। ये 2 माइनर ग्रूव के बीच में पिच है। यहां 5 आएंगे, इन्होंने गलत बनाया, यहां 5 आएंगे, यहां 5 आएंगे। ये रेलिंग है बैकबोन शुगर फॉस्फेट की, और ये बेस पेयर है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहां पे 2, यहां पे 3। ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर शो करा गया है। ये पार्ट अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ये पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, कमिंग क्लासेस में पढ़ाऊंगी। ये पार्ट, इतना सा पार्ट, ये सारा पढ़ लिया हमने। सब लोग नोट कर रहे हैं? चलो, इस पर अभी हम आएंगे बेटा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। इसे हटा देती हूं, चलो, अब आ जाओ, हेडिंग डालिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हेडिंग डालो, हेडिंग लिखो एक बार, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब पहले समझो डीएनए को पैक क्यों करना है। देखो, जब हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं तो हम सूटकेस में सामान रखते हैं। अगर मैं ऐसे ही सामान पटक दूं, ऐसे यूं ही डाल दिया मैंने, पटक दिया, तो ज्यादा सामान नहीं आएगा। पर अगर हम जमा के अच्छे से रखेंगे तो बहुत सारा सामान आ जाएगा। कल मेरे हस्बैंड ने कितनी मस्त चीज मंगवाई है, मैं आपको शेयर करती हूँ, क्योंकि पैकेजिंग की अभी बात हो रही है। हमने अमेजन से मंगवाया, देख के, वी ट्रैवल अ लॉट। एक ना ऐसे प्लास्टिक बैग्स आए हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे सपोज करो तकिया ले जाना है, पिलो या कंबल ले जाना है, या जैकेट्स ले जानी है, कोट्स ले जाने हैं, तो उसे अपन सूटकेस में रखते हैं, बहुत जगह घेरते हैं। उसको आप उस पैकेट के अंदर रखो, उसमें एक छेद है और एक वैक्यूम पंप है, उसको आप सील कर दो पहले, और उस वैक्यूम से सारी हवा निकाल दो। बेटा पिचक के इतना सा हो जाता है। मतलब कल हमने इतने मोटे मोटे जो ओवरकोट्स वगैरह थे, पिलोज जो थे घर में, पहले ऐसे, मतलब एक तो धूल नहीं चढ़ेगी, डस्ट नहीं चढ़ेगी, दूसरा ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिख जाएगा, आराम से ढूंढना नहीं पड़ेगा, भैया निकाल लो जब निकालना है। और इतने मतलब मोटे, जो मसंद होता है मोटा मोटा, वो भी ऐसे पतला सा हो गया। तो मुझे तो बहुत इंप्रेसिव चीज लगी कि देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीजें बन रही हैं।
ठीक है, नाम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं योर ऑर्डर्स में जाकर बता दूंगी आपको। 450 रुपए के शायद 5 या 6 आए, पर बहुत काम के हैं। जैसे हम तो बाहर ट्रैवल बहुत करते हैं, तो कई बार क्या कोट्स हैं, जैकेट्स हैं, ज्यादा ले जा नहीं पाते अपन, या अलग अलग होटल्स में अगर आप कहीं रुक रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो पिलो के कारण फिर नेक वेक दुखने लगता है, पिलो सेट नहीं होते कई बार होटल्स के। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत यूजफुल चीज है, मैं योर ऑर्डर्स में देखकर बताऊंगी। ठीक है, चलो एनीवेज, तो डीएनए की पैकेजिंग क्यों चाहिए, आओ पहले उसकी साइंस समझते हैं और फिर हम बात करेंगे कैसे होती है। चल, मैं बता दूंगी पक्का बता दूंगी, अभी बता दूंगी देखकर, लास्ट में मुझे याद दिला देना। इन अ ह्यूमन सेल, देखो टोटल डीएनए की लेंथ कितनी है भाई, हर सेल के अंदर टोटल डीएनए है जिससे 46 क्रोमोसोम बनते हैं, मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया था। हैप्लॉइड कंटेंट 3.3 है, पर टोटल डीएनए 6.6 बिलियन, यानी इतनी बेस पेयर है हमारे अंदर। हम ये भी जानते हैं कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है या 0.34 नैनोमीटर है। अगर मैं नैनोमीटर की यूनिट समझू अगर, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, अगर मुझे मीटर में लिखना है तो। ठीक है, अगर दो बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है और टोटल 6.6 बेस पेयर है, तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, भाई सिंपल सी बात है, दो के बीच में जितना डिस्टेंस है मीटर मल्टीप्लाई बाय जितनी बेस पेयर है। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, -9 + 9, यानी 0.34 मल्टीप्लाई बाय 6.6 मीटर। यूनिट क्या है बेटा, ये मीटर है, मैं मीटर ले रही हूं क्योंकि मैंने नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। अगर मैं यहां साइड में कैलकुलेशन करूं, 0.34 को 6.6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 4 जार 24 कैरी 2, 6 3 जार 18 19 20, अगेन ऐसे ही 204, तो 2 2 4 4 और 1 2 3, ये आ गया 2.244, यानी अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 2.2 मीटर। हमारी टोटल डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है। हमारे हर सेल के अंदर, एवरी सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, जबकि हमारा जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये सारा डीएनए है, उसका डायमीटर केवल 1 माइक्रोन है, यानी 10⁻⁻6 मीटर है। ये बात हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी पढ़ी थी। यानी बेटा 2.25 मीटर का डीएनए ऑलमोस्ट, उसे आपको 1 माइक्रोन इतने छुटकू से न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है। नेचुरली आपको उसे कंडेंस करना पड़ेगा, गाढ़ा करना पड़ेगा। जैसे एक जीन्स आप लंबी रखो और एक जीन्स आप फोल्ड करके रख दो, कंडेंस कर दो, थोड़ी थिक हो जाएगी पर अच्छे से ज्यादा सामान आ पाएगा। ये सब बातें थोड़ी सुनी सुनी लग रही होंगी आपको, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी बताई थी, पर इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं लिखवाया था। हो जाए तो मुझे डन लिख दो एक बार बेटा, एक बार डन लिख दो, डन डन डन। चलो हो गया। अब ये तो हम समझ गए कि ह्यूमंस के अंदर पैकेजिंग की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े डीएनए को इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है। क्या प्रोकैरियोट्स में जरूरत है, आओ समझते हैं। इन ई कोलाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। चलिए, अब इसके अंदर भी बेटा दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारी ही तरह होता है, यानी
0.34 नैनोमीटर, मैं इतना ही लिख रही हूं, यानी 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। सेम होता है हमारी तरह। और टोटल, बेटा मैंने यहाँ एक चीज गड़बड़ लिख दी है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऐसा लिख दो, है ना, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो है हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, 4 लिखा, कोलाई में 4 आता है, 5 लिखने का मन नहीं है, 6 लिखा, इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर, यानी टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितनी होगी? टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, आप सिंपल सी बात कहोगे कि मैम 2 बेस पेयर के बीच में जितना डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय जितनी बेस पेयर है। अब बड़ा गौर से देखो, यहां +6 और -9 यानी -3 अभी भी रह गया है। मीटर, ये हमने मीटर में कन्वर्ट किया था बेटा, मीटर में। हमारे में ये भी -9 था, तो -9 और +9 कैंसिल हो गए, पर यहां पर +6 और -9 यानी -3 अभी भी है। और अगर आप 0.34 और 1.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो रफली 1.3 आएगा, यानी 1.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और -3 मीटर का मतलब होता है बेटा मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मीटर मिलीमीटर आते हैं, यानी इतनी लेंथ ऑफ डीएनए है। एक बात और ध्यान रखो बेटा, हमारे अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट था, बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं होगा। बैक्टीरिया में तो एक ही डीएनए, एक ही क्रोमोसोम है, पढ़ा चुकी हूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। अब इनके यहां न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा, बताओ, न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? भाई ये तो प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो डीएनए कहां है? इसी बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म में पड़ा है। बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, यानी वो जो सेल का साइज है, यानी बैक्टीरिया का साइज है, वो हमारे न्यूक्लियस जितना ही होता है। यानी बेटा यहां पर भी अगर आप गौर से देखो तो बैक्टीरिया का साइज स्मॉलर है और डीएनए का साइज बड़ा है। हमारे में भी न्यूक्लियस का साइज स्मॉलर है, डीएनए की लेंथ बड़ी है। यहां पे भी बैक्टीरिया का साइज छोटा है और डीएनए की लेंथ बड़ी है। यानी ये बात तो मैंने प्रूफ कर दी कि दोनों ही केस में डीएनए की पैकेजिंग करनी पड़ेगी। एग्रीड और नॉट? अग्रीड और नॉट, यस और नो, जल्दी से मुझे बता दो, मानते हो या नहीं मानते हो कि हाँ मैम करना तो पड़ेगा ऐसा? कितने लोग मान रहे हैं? चलिए हो गया। चलो अब सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग की बात करते हैं। सो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि ये थोड़ी सिंपल होती है। स्टूडेंट्स मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो, यहां पर भी डीएनए में फॉस्फेट है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। यहां पर भी वो एक पॉजिटिव बेसिक प्रोटीन के अराउंड क्रैप करेगा, लेकिन कॉइल करेगा। लेकिन आपको याद है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, कितने लोगों को याद है, थम्स अप भेजना, मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, हमारे में हिस्टोन होता है। इनके में एक दूसरा प्रोटीन है जो बेसिक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसके अराउंड डीएनए रैप करेगा, बट वो हिस्टोन नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसे पॉलीअमीन बोलते हैं। एक बात और है, इनके में न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए साइटोप्लाज्म में है, पर बेटा साइटोप्लाज्म में पूरे में से बिखरा नहीं रहता। आपको याद है जब हमने डीएनए का वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, प्रोकैरियोटिक सेल का, तो हमने ऐसे डीएनए बना दिया था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। ऐसा थोड़ी ना था कि ये पूरा ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये प्रॉपरली एक पॉजिटिव बेसिक प्रोटीन के साथ
कॉइल करेगा और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएगा और एक प्रॉपर एरिया में रहेगा, रीजन में रहेगा, पूरा स्कैटर्ड नहीं होगा साइटोप्लाज्म में। है तो साइटोप्लाज्म में नेकेड, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियस, बट स्कैटर्ड नहीं है। इसे हमने न्यूक्लियोइड कहा था। ये जो पूरा बना, ये जो पूरा एरिया है, ये न्यूक्लियोइड हो गया। चलिए, तो इसी बात को अब हम लिखेंगे। चलिए आइए लिखते हैं। In prokaryotes, well-organized nucleus is absent. एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस, भाई हमारे अंदर तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होगा, लेकिन फिर भी जो डीएनए है वो बिखरा नहीं है पूरा, नॉट स्कैटर्ड थ्रूआउट साइटोप्लाज्म। इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, पर बिखरा हुआ नहीं है, स्कैटर्ड नहीं है पूरा का पूरा ऑफ सेल, नॉट स्कैटर्ड थ्रू साइटोप्लाज्म। यहां पर भी डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इट कॉइल्स अराउंड नॉन-हिस्टोन प्रोटीन। बेटा अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, ऑफ कोर्स ये बेसिक प्रोटीन होगा, डीएनए एसिडिक है, बट ये हिस्टोन नहीं है। इन्हें पॉलीअमीन्स कहते हैं, पॉलीअमीन्स। डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो पॉलीअमीन्स प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये पॉलीअमीन के साथ जुड़ेगा, पॉलीअमीन के साथ। इस पूरे एरिया को कहेंगे इन अ रीजन कॉल्ड, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा नहीं है, इसे कहेंगे न्यूक्लियोइड। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ऐसे प्रॉपर न्यूक्लियोइड है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल डीएनए, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। लिखा सबने? हो जाए तो मुझे डन लिख दो एक बार बेटा, हो जाए तो डन लिखो। अब मैं आपकी क्लास लेने वाली हूं, क्योंकि अब हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। आपको याद है क्रोमैटिन का धागा बनेगा, फिर उससे फाइनली क्रोमोसोम बनते हैं जब सेल डिवीजन होता है, यानी मच मोर कॉम्प्लेक्स है देन प्रोकैरियोट्स। याद है 5 टाइप के हिस्टोन थे, H1 जो था वो लिंकर था, याद आ रहा है? और अब मैं यहां लिखूंगी डिटेल्स टॉट इन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लेक्चर 9 and 10। मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं एक हल्का सा रिकैप लगाऊंगी। ये सब आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लेक्चर 9 and 10, ये वाला 9 है और आगे के 10। आप लोगों को याद आ रहा है, हमने कहा था कि हमारा न्यूक्लियस जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, इंटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्पेस है, इसमें से ये है पूरा क्रोमैटिन का धागा। कितने लोगों को याद आ रहा है? मैं नहीं पढ़ाऊंगी दोबारा, कितने थम्स डाउन करो, मुंह बनाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो बेटा, पहला चैप्टर है, अभी तक तो 1000 बार रिवाइज होके टिप्स पर होना चाहिए था। नहीं आता है, मेहनत करो, आधा घंटा एक्स्ट्रा जगो और दोबारा से इसको सुनो, आपकी मर्जी है। चलो, ये क्रोमैटिन का धागा था, नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर क्रोमैटिन का धागा था।
हर ह्यूमन सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए था। डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है। डिवीजन के टाइम पर, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बनाता है। आपके ही बैच की स्लाइड लगाई है। डीएनए एसिडिक था, नेगेटिवली चार्ज था। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक था, पॉजिटिवली चार्ज था। लाइसिन, आर्जिनिन, अमीनो एसिड्स में रिच था। 5 टाइप के हिस्टोन थे। H1 लिंकर बनाएगा, 2A, 2B, 3 और 4 के 222 मॉलिक्यूल्स ऑक्टामर कोर बनाएंगे। क्रोमैटिन का जो धागा है ये भी बेसिक है, बेसिक डाई से स्टेन होगा। इसमें डीएनए, थोड़ा सा आरएनए, हिस्टोन और कुछ और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। क्रोमैटिन के अंदर सबसे पहले हिस्टोन की ऑक्टामर कोर होगी, उसके अराउंड डीएनए 1/3/4 पौने 2 टर्न्स करेगा और लिंकर हिस्टोन उसे लॉक कर देगा। ये 1 न्यूक्लियोसोम बनेगा जो 200 बेस पेयर माना जाएगा। ऐसे करते करते ये पूरा क्रोमैटिन का धागा बनेगा और न्यूक्लियोसोम इस पर मोती हैं, यानी बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस। ये बीड्स न्यूक्लियोसोम है। इस क्रोमैटिन का धागे की डायमीटर 11 to 14 नैनोमीटर हो गया। डीएनए का 2 नैनोमीटर था, पहली कॉइलिंग हो गई है, देख लो थिकनेस बढ़ गई है। यानी रेस्टिंग स्टेज में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा क्रोमैटिन होगा, सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम हो जाएगा कॉइलिंग करके। कॉइलिंग में सबसे पहले क्रोमैटिन बनेगा, उसके बाद सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम। ये फंडा में बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूं लेक्चर 9 और लेक्चर 10 में। हमने पढ़ा था क्रोमैटिन भी 2 तरह का होगा, एक थोड़ा लूजली पैक्ड होगा, डाई डालने पे हल्का कलर आएगा, आराम से इसके डीएनए से एमआरएनए बन सकता है, यानी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जीन्स है। यू क्रोमैटिन, सच्चा क्रोमैटिन। पर जो डेंसली पैक्ड है, डार्क स्टेन्ड है, वो इनएक्टिव होगा, उसके डीएनए से आरएनए नहीं बनता है। जितने थम्स डाउन देने हैं दे दो। 2 घंटे लेक्चर 10 और कम से कम 1 घंटा लेक्चर 9, 3 घंटे में ये चीज पढ़ाई थी। आपको 3D डायग्राम्स भी दिखाए थे। मैं कुछ भी दोबारा नहीं कराऊंगी, एक बार 3D डायग्राम से भी याद दिला देती हूं सब कुछ, अगर याद आ जाए आपको। भूले भटके वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई नजर के सामने। घटासी नहीं छानी चाहिए, सब याद आना चाहिए। देखो हमने बात की थी बहुत अच्छे से कि ये डीएनए है और ये डीएनए हिस्टोन के अराउंड कॉइल कर रहा है। हिस्टोन के अराउंड कॉइल करेगा और कॉइलिंग होगी तो सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड बनेगा और ऐसे करते करते एक क्रोमैटिड के अंदर डीएनए आ गया और एस फेज में जब डबल होगा डीएनए तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी 1 क्रोमोसोम बन जाएगा। चाहे आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम मैंने आपको क्लास में दिखाया था जो अब मैं बता रही हूं, ये डायग्राम, और बहुत अच्छे से हमने देखा था डीएनए, फिर ये क्रोमैटिन, सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, क्रोमैटिड और ऐसे कर कर ये 2 क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, इससे बन गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो एक सेंट्रोमियर पर अटैच्ड है। ठीक है, चलो आपके थम्स डाउन की आज तो ऐसी की तैसी। चलो बेटा डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी एक बार देख लो। पता है अगर जितने थम्स डाउन दे रहे हैं ना, जिसको याद नहीं आ रहा है, आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मेरा लॉस नहीं है, ये आपका खतरनाक वाला लॉस है बेटा। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद नहीं आ रहा है, मतलब अब तो कितने चैप्टर हो गए अपने, 11th क्लास के पूरे निपट गए, सेल के 2, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और 10 चैप्टर तो अपने वो हो गए और 1 चैप्टर 12th का हो गया सेक्सुअल। 11 चैप्टर हो चुके हैं, 12वां चल रहा है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद नहीं आ रहा है तो आप खुद सोचो आप कितने पानी में हो, कितनी बुरी स्थिति में हो। दिवाली पे सब रिवाइज भी करवा चुकी हूं। ये देखिए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से घुमा हुआ रहता है, कहीं पर भी देखो क्रॉस नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा, इस तरह से रहता है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। प्ले लिखा है, देखें क्या है भाई, प्ले करके है, कुछ नहीं है, यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। देखो देखो देखो
आपको भेज दूं? ये लो भेज देती हूँ, आपकी 3D लाइब्रेरी में आ जाएगा। चलिए, ये देखो ऐसा, ये ज्यादा अच्छा है अपने लिए। तो ये भी मैं आपको भेज रही हूँ, सेंड टू स्टूडेंट्स। ये देखो, थाइमीन, एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन, ये बेस पेयरिंग हो रही है और ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। ये देखो ऐसा, ये बेटा कहीं पर भी टच नहीं हो रहे, क्रॉस नहीं कर रहे, ऐसा ऐसे चल रहे हैं, ऐसे पैरेलली चल रहे हैं, एंटी पैरेलली ऑफ कोर्स, इस तरह से, लाइक दिस। चलो, तो मेरी तरफ से डीएनए पैकेजिंग कंप्लीट है। ये देख लो भाई डायग्राम, एक बार एनसीईआरटी ओपन करो, एक बार एनसीईआरटी ओपन करो। ये सब तो मैंने क्लास में अभी अभी पढ़ा दिया है। ये देखो, ये हिस्टोन का ऑक्टामर है, ये पूरा डीएनए रैप हो रहा है, ये 1/3/4 टर्न, ये डीएनए है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये तो हिस्टोन का ऑक्टामर है, ये ग्रीन वाला जो बॉल है ये तो कोर है, ये डीएनए रैप हुआ, ये H1 लिंकर हिस्टोन हो गया, तो ये बन गया न्यूक्लियोसोम, ये पूरा न्यूक्लियोसोम बन गया, 200 बेस पेयर। नाउ ये अभी अभी मैंने आपको दिखाई दिया है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा, ऐसा देखो, ये न्यूक्लियोसोम है, ये जो बीड्स है ना ये न्यूक्लियोसोम है, माला के मोती, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीड्स है न्यूक्लियोसोम। ये भी मैं आपको डायग्राम वहां दिखा चुकी हूं। कितने बच्चों को याद आ रहा है बताओ? ये डीएनए 2 नैनोमीटर, फिर इससे न्यूक्लियोसोम्स बन रहे हैं, क्रोमैटिन बन रहा है, सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, क्रोमैटिड एंड फाइनली क्रोमोसोम। ये सब डायग्राम्स मैं आपको वहां भी दिखा चुकी हूं। चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। कितने बच्चों को याद आ रहा है? करो, नहीं होमवर्क नहीं, अभी करो, अभी करो। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वन स्ट्रैंड पर ये है, सेकेंड स्ट्रैंड आपको खुद बनाना है। हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैलकुलेट करके बताओ मुझे। बेटा इतनी मूर्ख थोड़ी ना हूं मैं, दोबारा से पढ़ाऊंगी 3 घंटे की चीज। ये तो मैं तो डॉक्टर हूं ना, आप अभी बनने वाले हो, मैं तो डॉक्टर बन चुकी हूं, मेरे में तो है इतनी कॉमन सेंस, इतनी अक्कल है मेरे में। कोई नहीं यार, रिवाइज कर लेना, इतने घबराते क्यों हो हर चीज में, ये बताओ। बिल्कुल याद नहीं आ रहा है ना? अगर पढ़ चुके हो तो बेटा मुश्किल में तो हो, देखो हंसी जरूर आ रही है पर मुश्किल में तो हो। चलो, तो ACGTA GAGT, यानी यहां पर होगा TGCATCTCA। नाउ यहां डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, यहां ट्रिपल होंगे। देखो ये कितने हैं? 5 हैं, A और T, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और 1 2 3 4 है C और G। अब भले C कहीं हो G कहीं हो, यानी इनके बीच में 5 सेट है और टोटल 2 यानी 10 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। और इनके बीच में 4 हैं और सबके बीच में 3 यानी 4 3 12 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, यानी टोटल 22 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। 22, जितने लोगों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है, 22। बहुत बढ़िया, 22, बहुत बढ़िया। चल, फॉस्फोडाइस्टर कैसे निकालेंगे? फॉस्फोडाइस्टर इसके बीच में है, ये है बेटा फॉस्फोडाइस्टर, ये वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब 8 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ऐसे ही 9 यहां पर है तो 8, यानी टोटल 16। कितने स्टूडेंट्स का यही आंसर आया है? 22 एंड 16। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो एक क्वेश्चन और आपको देती हूं, करो ट्राई, करिए ट्राई। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको हर तरीके का क्वेश्चन करा दूंगी जो आ सकता है डीएनए स्ट्रक्चर से। करिए ट्राई।
एक डीएनए को एनालाइज करा है, डीएनए को, और उसमें 2000 बेस पेयर है, 21% यानी 100 में से 21 ग्वेनाइन है, 21%। करो ट्राई बेटा, टाइम दे रही हूं मैं आपको, टाइम दे रही हूं, करिए ट्राई। हाँ जी, चलो, ये इसका सेकेंड पार्ट है, करो ट्राई सेकेंड पार्ट। करिए ट्राई करिए। करो, क्वेश्चन तो जरूरी है बेटा करना। चलो करो ट्राई करो, टाइम दे रही हूं मैं, कोई शिकायत नहीं, अच्छे से टाइम दे रही हूं। चलो, जिनका हो गया अच्छी बात है, देखना मेरे साथ साथ आंसर्स आते हैं करेक्ट या नहीं। जिन्हें नहीं समझ आया मैं स्टार्ट करती हूं। भाई देखो, 2000 बेस पेयर हैं, यानी टोटल 4000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इतना सबको समझ में आ गया तो मुझे एक थम्स अप भेजो। भाई 2000 बेस इधर है, 2000 बेस इधर है, तभी तो 2000 बेस पेयर है, यानी 2000 2000 टोटल 4000 न्यूक्लियोटाइड है। बेटा अगर न्यूक्लियोटाइड 4000 है, हर न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस है, हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, हर न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट है, यानी 4000 नाइट्रोजन बेसेस होंगी, 4000 शुगर्स होंगी, 4000 फॉस्फेट होंगे। इतना समझ आया? अब अगर 4000 नाइट्रोजन बेस हैं और 4000 शुगर हैं, तो उन्होंने मिलकर 4000 न्यूक्लियोसाइड बनाई होंगी, और उनके साथ जब फॉस्फेट जुड़े तो 4000 न्यूक्लियोटाइड्स बनी होंगी। यहां तक समझ आ गया सबको? 4000 नाइट्रोजन बेस, 4000 शुगर होंगी, 4000 फॉस्फेट होंगे, 4000 न्यूक्लियोसाइड बनेंगी, 4000 न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगी। हर बार जब न्यूक्लियोसाइड बना है तो 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, तो 4000 के लिए 4000 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बने होंगे। यहां तक क्लियर है एवरीवन? एवरीवन बिल्कुल इजी है बेटा। अब डाई ईस्टर बॉन्ड कितने होंगे? डाई ईस्टर, भाई एक तरफ 2000 बेसेस हैं, यानी 1999 इतने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे। दूसरी तरफ भी 2000 न्यूक्लियोटाइड हैं, यानी 1999 होंगे। इन्हें ऐड करेंगे तो 3998 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होंगे। या डायरेक्ट कर लो 4000 माइनस 2। मैं ऐसे ही करती हूं 2000 माइनस 1, 2000 माइनस 1, मेरा ये तरीका है, आप कैसे भी कर लो। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे, उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि एडेनाइन कितने हैं, ग्वेनाइन कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाएगा थाइमीन, साइटोसिन कितने, तभी मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बता सकती हूं बेटा, वरना नहीं बता सकती। इतना सबने नोट कर लिया? इतना सबने नोट कर लिया? चलो आओ देखो, ये कह रहे हैं 21% ग्वेनाइन है बेटा। 21% मतलब 21% ऑफ 4000, टोटल 4000 बेसेस हैं, जिनमें से 21% ग्वेनाइन है।
यानी 21% ऑफ 4000। अगर आपने ये गलत कर दिया ना, अगर आपने 2000 से कैलकुलेशन करा तो सारा क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, इसलिए ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 4000 की 21%, 4000 की 21% यानी 840 ग्वेनाइन है। 4000 में से 840, और जितनी ग्वेनाइन होंगी उतनी साइटोसिन होंगी। चारगाफ रूल भाई, जितनी ग्वेनाइन होंगी उतनी साइटोसिन होंगी, यानी ग्वेनाइन और साइटोसिन मिलाकर 1680 हो गई। 4000 में से 1680 ग्वेनाइन और साइटोसिन का कॉम्बो है, यानी जो बचा वो ए और टी होंगी। कितनी होंगी? 4000 में से 1680 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, इतनी होंगी ए प्लस टी। सिंपल मैथ से कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? 2320 एडेनाइन और थाइमीन होंगी, यानी अगर 2320 एडेनाइन और थाइमीन है तो एडेनाइन भी 1160 होंगी, थाइमीन भी 1160 होंगी, तभी तो इनका टोटल इतना आया है। तो ये 840 यानी 1680 हो गई, ये 1160 यानी 2320 हो गया, टोटल करोगे तो 4000 हो गया। यही तो आना चाहिए, यानी एडेनाइन भी है 1160, थाइमीन भी है 11660, यूरेसिल नील होगी बेटा, क्योंकि ये डीएनए है, यूरेसिल होगी ही नहीं। आ गया सबको यहां तक? चलो, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकलते हैं देखो। 840 सीजी है, सीजी 840 सी मान लो इधर है, तो 840 जी इधर है, और दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 3, यानी 840 इंटू 3 यानी इतने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और 2320 AT हैं, नहीं 1660 AT हैं, मतलब 1160 A हैं और 1160 T हैं, और उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यानी 1160 इंटू 2 यानी 0 इतना, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स टोटल कितने हैं? ए और टी के बीच में इतने हैं, जी और सी के बीच में इतने हैं, तो टोटल हो जाएगा 2520 प्लस 2320 यानी 4840 इतने हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बेटा बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, मैं फिर कहती हूं 840 ग्वेनाइन है तो 840 साइटोसिन है। मान लो इधर ग्वेनाइन है 840, इधर साइटोसिन है 840, एक के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो 840 के बीच में 840 इंटू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। 1160 1160 एडेनाइन है, 1160 थाइमीन है, एक के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 1160 के बीच में 2320। चलो, इसका एक पार्ट और है, करो ट्राई, करिए ट्राई, नेक्स्ट पार्ट करो ट्राई, नेक्स्ट पार्ट। करो ट्राई करो बेटा। सबसे पहले डीएनए की लंबाई देखते हैं। बेटा यहां पर 2 बेस पेयर के बीच में
3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। तो 2000 बेस पेयर के बीच में, बेटा बड़ा ध्यान रखो, बेस पेयर होती है 2 बेस पेयर के बीच में, तो यहां बेस पेयर यूज करेंगे। ऐसे ही कितने हेलिक्स बनेंगे, कितने टर्न्स बनेंगे? भाई एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर आते हैं, एक के अंदर 10 आते हैं, तो 2000 बेस पेयर के अंदर 2000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 200 कंप्लीट टर्न्स बन जाएंगे। एक टर्न में 10 आएंगे, नेक्स्ट टर्न में 10 आएंगे, नेक्स्ट टर्न में 10 आएंगे, ऐसे 200 में 2000 बेस पेयर आ जाएंगे। यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि कहां पर 4000 से कैलकुलेट करना है और कहां पर 2000 से कैलकुलेट करना है। जहां भी हेलिक्स, लेंथ ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोसोम, वहां पर बेस पेयर का नंबर लेंगे। नाउ न्यूक्लियोसोम्स कितने होंगे? भाई हमें पता है एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर मानते हैं, 200 बेस पेयर का 1 न्यूक्लियोसोम बनता है, तो 2000 बेस पेयर का 10 न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे। 200 बेस पेयर का 1 न्यूक्लियोसोम बनता है, तो 2000 बेस पेयर के 10 न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे। डन। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। करो ट्राई। करिए ट्राई एवरीबडी। वन चेन के अंदर ये है, तो दूसरे में क्या होगा? देखो ए है, तो ए के सामने टी होगा, ठीक है। फिर जी के सामने सी होगा, जी के सामने सी होगा, फिर सी के सामने जी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, ए के सामने टी, जी के सामने सी। देखिए कितनों ने करेक्ट करा है, 80% ऑलमोस्ट। देवेश, वैदिक, अब्दुल, अलीशा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। करो ट्राई करो एवरीबडी। डिस्टेंस बिटवीन टू, बड़ी आसपास की बेस पेयर 3.4 नैनोमीटर नहीं है बेटा, 0.3 नैनोमीटर है। 3.4 तो एंगस्ट्रॉम होता है, ये नहीं है। या 0.34 10 टू द पावर -9। हाँ ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 70% ने सही दिया है। देवेश, दक्ष, कंगना, नरेंद्र, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। करो ट्राई करो। देखो पहले करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। Watson and Crick proposed double helix model which was based on X-ray diffraction data by Wilkins and Franklin। करेक्ट है, 1 करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ये तो अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं है आपको, ऐसा तो कुछ मैंने बोला ही नहीं है, जरूरी आंसर होगा। चारगाफ का रूल, हर्षे चेस भी अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है।
तो 80% ने सही दिया है। राशि, देवेश, रविंदर, गुरकृपाल, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। देखो आज पोल में आराम से टाइम मिल रहा होगा आपको। Ergin Chargaff stated that for double-stranded DNA, the ratio between adenine thymine and guanine cytosine is. It is constant and it is equal to 1. जितनी A उतने T, जितने G उतने C। 86% वैदिक, देवेश, राजशाही, गुरकृपाल, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। लूजली पैक्ड, लाइटली स्टेन्ड, एक्टिव पार्ट, सच्चा पार्ट, यूक्रोमैटिन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया था और वहां कहा भी था मॉलिक्यूलर बेसिस में, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। 87% संजना, हरीश, राजशाही, वेरी गुड बेटा। चलो एनसीईआरटी का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैं साइड हो जाती हूं, देखिए। हाँ जी, ए क्या है? ये जो रैप कर रहा है ये तो डीएनए है, आरएनए नहीं। ये H1 है, हिस्टोन H1 है। और ये टेट्रामर नहीं होता बेटा, ऑक्टामर होता है, टेट्रामर कुछ नहीं होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 86% वैदिक, देवेश, दक्ष, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया आंसरिंग कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं ये नहीं आएगा, रुको, ये नहीं आएगा आपको अभी, एक मिनट, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ ये आ जाएगा, ये करो ट्राई। चलो करो ट्राई। हाँ जी, आरएनए को रिएक्टिव कौन बनाता है? बेटा प्यूरिन तो दोनों में सेम होती है, ए और जी। हाँ राइबोस शुगर है, उस पर OH ग्रुप है, वो सेकेंड कार्बन पर है बेटा, थर्ड कार्बन पर नहीं। कंफ्यूज मत होना, थर्ड कार्बन फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा। 50%, ये 26%, ये देखो ये कंफ्यूज हो गए 27% स्टूडेंट्स। बेटा थर्ड कार्बन का OH फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनाता है, बट आरएनए डीएनए में डिफरेंस जो है वो सेकेंड कार्बन वाला है। सदाफ, रिमझिम, उत्तर, राहुल, रविंदर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। करो ट्राई। चलो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए क्यों है? थाइमीन है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इन दोनों के ही कारण डीएनए इज मोर स्टेबल। 78% ऑलमोस्ट। देवेश, राजशाही, दक्ष, हर्षिता, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
करिए ट्राई। डीएनए आरएनए दोनों में पूछा है बेटा, बोथ बोथ। करो ट्राई करो, रूपसा, अवेना, अस्मिता। देखो एडेनाइन तो दोनों में होगी, एडेनाइन दोनों में होगी बिल्कुल, ग्वेनाइन भी दोनों में होगी, दोनों प्यूरिन्स दोनों में होती है, ठीक है। साइटोसिन भी दोनों में होगी, यूरेसिल दोनों में नहीं होगी, यूरेसिल केवल आरएनए में, यूरेसिल दोनों में नहीं होगी, नो नहीं होगी। और फॉस्फेट दोनों में होगा बेटा, फॉस्फेट तो दोनों में होगा, फॉस्फेट दोनों में होगा। तो 1, 2, 3 और 5 दोनों में होगा। 67, ऑलमोस्ट 70%। देवेश, रिमझिम, रविंदर, ए पटेल, सदाफ, वेरी गुड। सॉरी चूहे जी को नहीं लगाएंगे, इतना टाइम हो रहा है अभी। ठीक है, नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगी मैं नया टॉपिक नहीं शुरू करती। चल, सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास जबरदस्त मजेदार होगी, क्योंकि अगली क्लास में, अभी तो हमने डीएनए का बेसिक्स पढ़ लिया, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और डीएनए की पैकेजिंग की बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आप कहोगे मैम सर्च की क्या जरूरत है? बेटा सर्च की ये जरूरत है कि जो डीएनए है, हमेशा से साइंटिस्ट को नहीं पता था दैट इट इज द जेनेटिक मटेरियल। साइंटिस्ट वर नॉट अवेयर। साइंटिस्ट को लगता था कि शायद आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो, शायद प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो, तीनों रेस में थे। तो कैसे समय के साथ धीरे धीरे साइंटिस्ट ने ये प्रूव करा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हाउ इट वाज प्रूव्ड, बहुत 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 मजे आएंगे। हम 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिसाइड हुआ था डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जबरदस्त मजे आएंगे। कल वाले जो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, आई थिंक 2 क्वेश्चंस थे, वो मैंने आज करवा दिए। वो एक एरविन चरगाव जी का था और एक विल्किंस और फ्रैंकलिन वाला था। वो दोनों क्वेश्चंस मैंने लगा दिए थे। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। हाँ, आपका अमेजन जो मुझे बताना था ना, हाँ 1 मिनट दो मुझे। इसे लिख लेना, वैक्यूम स्टोरेज बैग्स, ऐसे करके डाल देना, वैक्यूम स्टोरेज बैग्स। वैक्यूम पंप आता है, उससे हवा निकाल देते हैं। पहले सामान रखा, जिप लगाई और एक उसमें छेद होता है, वैक्यूम पंप आता है, जैसे साइकिल में हवा भरने का पंप होता है, इससे हवा निकाल देते हैं। वैक्यूम स्टोरेज पंप, और इसकी कंपनी है बेटा, ब्रांड है लैडियोसा वैक्यूम स्टोरेज बैग्स। अब ये बाद में लोग देखेंगे तो स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आएगा ये मैम ने क्या लिखा है। ये ना बायो से रिलेटेड है, ना फिजिक्स से रिलेटेड है, ना केमिस्ट्री से रिलेटेड है। 450 रुपए का आया था, 448 का। बहुत बहुत अच्छी चीज है स्टोरेज के लिए भाई, अपने घर में बता सकते हो, मम्मी भी खुश हो जाएंगी, बोले ये देखो गुरु माँ और भी कितनी अच्छी अच्छी बातें बता देती है। और जब आप लोग वहां जाओगे फॉरेन घूमने, जब आप डॉक्टर्स बन जाओगे, अपना पैसा कमाओगे, देश विदेश जाओगे, तो ये वैक्यूम पंप आपके बहुत काम आएंगे। IS-24 अल्ट्रा। अरे मेरा पुराना फोन जो है उसका डिस्प्ले खराब हो गया था अचानक से, तो फिर आई हैड टू परचेज अ न्यू फोन। तो अभी लास्ट वीक ही खरीदा है ये, ठीक है। चलो, अरे हाँ भाई, इसको हटा दे रही हूं मैं, इसको जिसको लिखना है लिख लो, इसका मेरे को कोई कमीशन नहीं मिलता है ना, ये मैं फ्री प्रमोशन नहीं कर रही हूं। जैसे मुझे याद है मैं जब ऑफलाइन पढ़ाती थी ना, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती थी कि सुबह सुबह, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे बच्चे या पीजी पेइंग गेस्ट रहते थे कोटा में, तो मैं हमेशा बोलती थी देखो सुबह ना 7 बजे क्लास होती थी, E2s में 7 बजे होती थी, यहाँ पे तो आई थिंक 8 o'clock से होती है, तो काफी बार अर्ली क्लासेस ही होती हैं ऑफलाइन में। तो मैं हमेशा उन्हें बोलती थी कि देखो सुबह सुबह भूखे पेट नहीं आना, फिर बहुत लंबा टाइम होता है, कैंटीन में उल्टा सीधा चढ़ते हो, तो कुछ नहीं है तो 2 केले, रात को कहीं से भी ठेले से केले ले लो, तो 2 केले और वो पार्ले जी के बिस्किट जो होते हैं उसके छोटे छोटे पैकेट्स अपने पास रखा करो। तो इतना मस्ती करते थे स्टूडेंट्स मेरे साथ में, बोले मैम पार्ले जी का प्रमोशन करती हैं। मैं आपको सच में बता रही हूँ, मैं जब अपने MBBS कर रही थी और फाइनल प्रॉफ में, मैं वैसे डे स्कॉलर थी, मतलब मेरा जो
शहर था, वहीं से मैंने अपना MBBS किया था, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से। तो फाइनल ईयर में मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी, और फाइनल ईयर से हमारी पोस्टिंग्स लगना स्टार्ट हो गई थी, वो जो 36 घंटे वाली 36 आवर्स वाली पोस्टिंग्स होती हैं। आज बात कर सकती हूँ क्योंकि आज टाइम है, बहुत वेल बिफोर टाइम अपनी क्लास कंप्लीट हो गई है, नया टॉपिक नहीं चाहती थी मैं शुरू करना। तो मेरे को अभी भी इतना विविडली, इतना क्लियरली याद है, वो जब पोस्टिंग्स होती थी ना, तो हम लोग क्या बिस्किट्स खरीद के लाते थे, तो बड़े फैंसी फैंसी बिस्किट्स भी लाते थे बेटा, तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा पार्ले जी जैसा। वो जो पार्ले जी के या टाइगर के बिस्किट्स होते हैं, उससे वाकई में इंस्टेंट एनर्जी मिलती थी। आप भले क्रीम वाले बिस्किट खा लो, गुड्डे के कोई भी बिस्किट खा लो, फैंसी फैंसी, टेस्ट वेस्ट तो अलग बात है, लेकिन एनर्जी जो है ना, वो पार्ले जी के बिस्किट का कोई तोड़ नहीं है। तो वहां से मुझे इतना विविडली याद है, मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती थी कि सुबह 2 केले या पार्ले जी का पैकेट सबके बैग्स में रखवाती थी मैं, ठीक है। पार्ले जी वाली लड़की नहीं, उसकी डेथ हो गई थी ना जल्दी, यंग एज में, ऐसा कुछ स्टोरी थी। गूगल मत करना भाई, टाइम मत बर्बाद करना बिल्कुल, ठीक है। ये पता नहीं कौन है, अनुष्का का नंबर मांग रहा है, पता नहीं कौन सी अनुष्का का नंबर मांग रहा है। बेटा तुम्हें लगता है वो तुमको ये PW की एक ऑनलाइन लाइव क्लास में अपना सच्चा असली नंबर दे देगी और तुमसे बात भी करेगी? तुमको ऐसा लगता है? ठीक है, तो खाने पीने का सब लोग ध्यान रखेंगे, ज्यादा देर भूखे पेट नहीं रहना है, सुबह के ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है। अब सर्दियां, विंटर्स आ गए हैं, हेल्थ का ध्यान रखना है, ठंड नहीं लगनी चाहिए, सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए, तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, वरना अपनी पढ़ाई हैम्पर हो जाएगी। ठंड का सब बहुत ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज, अब गाजर बहुत बढ़िया आ रही है बेटा, आप लोग अभी छोटे हो, अगर किसी को छोटा मोटा चश्मा लगा हुआ है तो वो भी उतर सकता है, अगर माइनर कम नंबर का है। गाजर सब लोग खाना शुरू करो, अच्छे से धो के छील के बढ़िया गाजर खाओ, रोज 1-2 गाजर खा जाओ, धूप में बैठ के बढ़िया मस्त पढ़ाई करते हुए, संडे को धूप में बैठ जाना। तो गाजर सबको खानी है। चुकंदर बहुत बढ़िया आ रहा है, बीट रूट, चुकंदर को हल्का सा बॉईल कर कर और छील के कट करके खाओ, बहुत बढ़िया है। दिन में सब लंच के बाद 1 गुड़ की डली खाएंगे, आयरन का रिच सोर्स है, वो सबको खाना ही खाना है। ये कोई महंगी चीजें नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, कम से कम चुकंदर सब खा सकते हो, गाजर सब बहुत सस्ता आएगा, मौसम की सब्जियां हैं, गुड़ हर कोई ले सकता है, गुड़ सबको लेना ही लेना है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, अपने घर पे मैं ही खाना बनाती हूँ, बिल्कुल कुकिंग मैं ही करती हूँ। पहले मेरा हाथ थोड़ा कच्चा था कुकिंग में, लेकिन अब तो मस्त हो गया है, अब मैं बढ़िया हो गई हूँ। MBBS तक मेरे को केवल चाय बनानी आती थी और मैगी बनानी आती थी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हेल्थ का ध्यान रखना मेरे सारे नादान परिंदों। हेयर्स के लिए क्या करें भाई, बाल झड़ना तो एक बड़ी यूनिवर्सल प्रॉब्लम आजकल हो गई है। एक तो हमारी डाइट ऐसी हो गई है, प्रोटीन की कमी हो गई है, तो 2-3 चीजें हैं। एक तो अपना पानी, मेन वाटर, जिससे आप बाल धो रहे हो। जैसे कोटा जब स्टूडेंट आते हैं तो शुरू के 6-8 महीने जबरदस्त बाल झड़ते हैं, ऐसे मोटे मोटे गुच्छे। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी तो मुझसे बहुत स्टूडेंट्स ये पूछते थे, तो मैं उन्हें बोलती थी वो 20 लीटर 20 लीटर वाला जो RO का पानी होता है वो लेकर और बाल उससे धो लिया करो, बाकी नहाना और सबके लिए नॉर्मल नल का पानी यूज कर लो। मुझसे कई बार बच्चे बोलते भी थे कि मैम उसमें पैसे लगेंगे, ये तो फ्री का है, तो मैं बोलती थी फिर वही पैसे तुम शैम्पू में लगाओगे, डॉक्टर के लगाओगे। तो पानी मेन होता है, पानी। एक तो वाटर देख लेना, अगर नहीं सही हो तो RO पानी से धो लेना बाल, एक चीज। दूसरी चीज, शैम्पू कंडीशनर तो जो भी आप यूज कर रहे हो, हर 2 दिन में बाल धो, बहुत ज्यादा गंदे बाल रखने से भी झड़ते हैं। तीसरा देख लो भाई डैंड्रफ्स तो नहीं है, रूसी तो नहीं है, डैंड्रफ्स फंगल, उससे भी बाल झड़ते हैं। और चौथा, प्रोटीन डाइट अपनी अच्छी रखो। अब जैसे सर्दियां हैं तो आप घर पे स्प्राउट्स, अंकुर करवा सकते हो, अंकुरित मूंग मोट, मम्मी रात को गला दे और फिर सुबह उसकी स्प्राउटिंग जो होती है ना, वो मम्मी को पता होगा, अंकुरित करके देना। उसमें बढ़िया चाट मसाला, प्याज टमाटर खीरा वो सब कट करके डालो और उसको खा सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा है। पानी है मेन तो देखो, और अगर जेनेटिकली है लड़कों में जैसे होता है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट पानी और डैंड्रफ्स, ये 2 चीजें जरूर देख लेना, और गंदे बाल नहीं रहने चाहिए। और अगर आप करवा सकते हो, इफ इट इज पॉसिबल, मैं हर किसी को नहीं बोलूंगी, तो बेटा 2 मंथ्स में एक बार स्पा करा लिया करो, हेयर स्पा। उसको बोलना विटामिन ई का कैप्सूल डाल दे और नॉर्मल स्पा करा लो, 300-400 रुपए का, जो आराम से हो जाता है, कुछ बहुत महंगा ट्रीटमेंट नहीं कराना है।
तो उससे क्या होता है, अच्छे से नरिशमेंट मिल जाता है हेयर को, अगर करा सकते हो तो, वरना वो कंपलसरी नहीं है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयलिंग करना शुरू करो। अपन लोग क्या बालों में तेल डालना भूल ही गए हैं, बालों में अब कोई तेल डालता ही नहीं है। जब भी बाल धोने, मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताती हूँ। जैसे मैं ना इतना नहीं कर पाती कि मैं रात को खूब अच्छे से चंपी करूं, बढ़िया मालिश वालिश करूं, ऑयलिंग करके सोऊं और सुबह बाल धोऊं, क्योंकि वो एकदम से बाल धोने का हो जाता है। कई बार क्या होता है, अपन ने रात को तेल लगा लिया और पता पड़ा सुबह सुबह हॉस्पिटल भागना पड़ा, बाल धोने का टाइम नहीं मिला, या बाल फिर भी धोए अगर, तो फिर पता पड़ा सर्दी लग गई। तो मैंने क्या तोड़ निकाला है, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। तो मैं रात को तो नहीं कर पाती, बट जब भी मैं बाल धोना डिसाइड करती हूं ना, तो मैं उसके 15-20 मिनट पहले तेल लगा लेती हूँ। तो आपके साथ तो खैर ऐसा कोई घर से भागने की इमरजेंसी की जरूरत है नहीं, तो आप लोग तेल डालना शुरू करो बेटा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी, आप बादाम ऑयल हो गया, अपना सबसे बढ़िया नारियल तेल, सर्दियों में नारियल तेल थोड़ा जम जाता है, चमेली का तेल भी डाल सकते हो। चमेली के तेल से स्मेल जरूर आती है लेकिन बहुत अच्छा होता है। अगर आप अंडा खाते हो तो आप अंडा लगा सकते हो बालों में, जो घर के देसी नुस्खे हैं जो आपकी मम्मियां खुद ही बता देंगी आपको, ठीक है। सफेद बाल का तो बेटा कुछ नहीं कर सकते, अगर ग्रे हो रहे हैं हेयर यानी व्हाइट हेयर अगर हो रहा है तो उसका एक ही इलाज है, या तो आप हिना मेहंदी लगाओ अगर घर में लगाते हैं, या आप हेयर कलर कराओ। ये मेरे जो है ये सब भी कलर की मेहरबानी है भाई, मैं भी कलर करती हूँ, मेरे भी हर 8-10 दिन में यहाँ पे आगे आगे व्हाइट हेयर आ जाते हैं, ग्रे हेयर, उसका कुछ नहीं कर सकते। या तो ग्रे हेयर को एक्सेप्ट करो, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप कलर कराओ, और कोई तरीका नहीं है, या हिना लगाओ, ठीक है। हाँ, लीडर बोर्ड दिखा देती हूं भाई, लीडर बोर्ड देख लो जी, ये रहा लीडर बोर्ड। फर्स्ट है रविंदर, फिर सदाब, देवेश, रिमझिम, शुभम, आराध्या, धर्म, अब्दुल, अक्सा एंड हर्षिता, ठीक है। हाँ, सरसों का तेल भी लगा सकते हो बिल्कुल यार, कोई भी, सर्दियों में तो सरसों का तेल, तिल का तेल पता नहीं यार बाल में लगाते हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल, अपने बालों को एक्सेप्ट करो, बट हाँ कोशिश तो करनी चाहिए ना, अगर झड़ रहे तो जो कर सकते हैं वो कोशिश तो कर सकते हैं, ठीक है। घर में कोई भी बता देगा सिंपल तेल। चलो और बोलो जी, है गुरु माँ पर्सनल डॉक्टर है हम लोगों की, अरे बिल्कुल गुरु माँ हूं ना, आप माँ बोलते हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। किसी को आप अपनी मदर के इक्विवेलेंट रख रहे हैं, मतलब आप बहुत सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। नवरत्न तेल ऑयलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम लोग खोजी साइंटिस्ट बनेंगे, खोज करेंगे, सर्च करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। चलो बाय एवरीबॉडी। ऐप पे बताना आज की क्लास कैसी लगी, वो क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया, और अगर पैकेजिंग ऑफ डीएनए नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं याद आ रहा है बेटा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उसको रिवाइज कर लेना। लेक्चर 9 का एंड और लेक्चर 10, मेन लेक्चर 10 में सिखाया था पैकेजिंग ऑफ डीएनए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, कल क्लास में मिलते हैं, लव यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।